हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। इस वीडियो सीरीज में हम इंडियन पॉलिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। इफ यू कीप रिस्पॉन्डिंग लाइक दिस, वी आर ऑल्सो एनकरेज्ड टू हेल्प यू मोर। सो वी होप दैट यू आर एक्चुअली गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दीज क्वेश्चंस एंड द डिस्कशन। तो अगर आप इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दिस पीडीएफ्स फॉर फ्री, यू कैन गो ऑन द लिंक एंड यू कैन रजिस्टर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं एंड देन यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ्स प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द लेक्चर्स। तो आप पोर्टल पे जाकर रजिस्टर कीजिए एंड देन यू कैन गेट दीज पीडीएफ्स इफ़ यू वांट टू रिवाइज देम। तो आज हम इंडियन पॉलिटी के ही क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। Today we will discuss the electoral system in India. Now, electoral system means we will be discussing some things that are not only associated with the election commission but also some electoral matters. तो इसीलिए मैंने इसका टाइटल जो है वो electoral system दिया है, because we will see the system of election in India as well along with the election commission. So without wasting any time, let us start. First question, consider the following statements with reference to election commission. Election commission के context में इनमें से कौन सी statement सही है? Number one, the constitution has not debarred the retiring election commissioners from any further appointment by the government. Second, the election commissioner cannot be removed from office without the recommendation of the chief election commissioner. इसमें से correct statement कौन सी है? 1, 2, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। सो ट्राई टू आंसर दिस। देखते हैं, जो पहली स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डीबार्ड रिटायरिंग ईसी फ्रॉम फर्दर अपॉइंटमेंट, ये स्टेटमेंट एक्चुअली करेक्ट है, क्योंकि वाकई में कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई लिमिट नहीं लगाई हुई है, इसलिए पोस्ट रिटायरमेंट भी जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कोई भी एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, विच इज़ एक्चुअली अ क्रिटिसिज्म ऑफ द इलेक्शन कमीशन, बिकॉज एक्चुअली में इलेक्शन कमिश्नर्स आर सपोज टू वर्क इम्पार्शियली और उन्हें पोस्ट रिटायरमेंट एटलीस्ट देयर हैज़ टू बी सम कूलिंग ऑफ पीरियड, जैसे 2 साल या 3 साल का। अलग अलग कमीशंस ने इंक्लूडिंग लॉ कमीशन ने ये रिकमेंड भी किया है, लेकिन अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। सो इवन एन इलेक्शन कमिश्नर जस्ट आफ्टर रिटायरमेंट कैन एक्सेप्ट एनी अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि ये लगती गलत है। सेकेंड, the election commissioner cannot be removed from office without the recommendation of chief election commissioner, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। देखिए, इंडिया में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इट हैज़ 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। ये जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, अगर इन्हें रिमूव करना हो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ, सी इज द आंसर। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ऑटोनमस बॉडी है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी प्रोविजन मेंशन्ड है। इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं एंड एज मैनी एज अदर नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एज द प्रेसिडेंट डिटर्मिन्स, और करंटली ये 3 मेंबर बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो प्रिस्क्राइब नहीं की है, सो देयर आर नो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशंस फॉर देम एज वेल। हालांकि कोइंसिडेंस है या फिर अपनी जो प्रूडेंस है पॉलिटिकल क्लास की, दैट ऑल द पीपल हु हैव बीन इलेक्टेड टू who have been posted as election commissioners or chief election commissioners, they have been people of utmost integrity and of a very high caliber. लेकिन ऐसी कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ही उनकी टर्म प्रिस्क्राइब्ड है। सो दे मे सर्व अंटिल दे गेट रिटायर्ड, और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें डिबार किया है कि वो रिटायरमेंट होने के बाद कहीं और अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। सो ऑल दीज प्रोविजंस यू हैव टू कीप इन माइंड। क्वेश्चन नंबर 2, The 91st Constitutional Amendment Act of 2003 is notable for what? 91st Amendment से इनमें से कौन सी चीज़ें की गई थी? Number 1, introducing election expenditure reporting as a criteria of disqualification of legislator. Second, fixing the maximum strength of the Council of Ministers. Third, anti-defection provisions. Fourth, expanding the list of fundamental duties. तो इसमें आंसर क्या है? 1 and 2, 2 and 3,
1 and 4 और 2, 3 and 4। 91st अमेंडमेंट से इन पे से कौन कौन से चेंजेस इफेक्ट किए गए थे, दैट इज योर क्वेश्चन। एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, क्या इस अमेंडमेंट ने ऐसा क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया था जिससे कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर की रिपोर्टिंग जो है वो अगर कोई नहीं करता तो वो डिसक्वालीफाई हो सकता है? नो, इट वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय 91st अमेंडमेंट। सेकंड, फिक्सिंग द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इस अमेंडमेंट से पहले तक कोई लिमिट नहीं थी कि एक, चाहे वो सेंटर गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, उसमें मिनिस्टर्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। बट बाय दिस अमेंडमेंट 15% रूल वाज इंट्रोड्यूस्ड। इसे इनफॉर्मली 15% रूल कहते हैं, यानी कि चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट्स हो, उनमें जो भी लेजिस्लेचर का लोअर हाउस होगा उसकी टोटल स्ट्रेंथ का 15% इज द अपर लिमिट फॉर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि उससे ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, द लोकसभा हैज़ 550 मेंबर्स, दिस इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, जो कि लोअर हाउस है इंडियन पार्लियामेंट का। तो 550 का अगर हम 15% निकालें, दैट टर्न्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 82 और 83, अप्रॉक्सीमेटली 82, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट में 82 से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। और इस पर्पज़ के लिए दोनों हाउसेस की स्ट्रेंथ अलग अलग काउंट नहीं की जाती, यानी कि राज्यसभा को अलग से काउंट नहीं किया जाएगा, ओनली लोकसभा इज की जो स्ट्रेंथ है दैट इज द क्राइटेरिया फॉर कैलकुलेटिंग दिस 15%। और इस 82 में जो मिनिस्टर होंगे वो लोकसभा के मेंबर भी होंगे, राज्यसभा के मेंबर भी होंगे, क्योंकि जो मिनिस्टर है वो राज्यसभा के मेंबर भी बन सकते हैं और लोकसभा के मेंबर भी बन सकते हैं। सो दिस 82 इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स वेदर दे आर फ्रॉम लोकसभा और फ्रॉम राज्यसभा, एंड प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। So currently there are some 60 odd ministers or 50 odd ministers in the union cabinet, तो ये नंबर आपको याद रखना है। सिमिलरली अगर हम किसी स्टेट की बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम पंजाब की एग्जांपल लें, पंजाब हैज़ 117 MLAs, जो लोअर हाउस है पंजाब का। अपर हाउस पंजाब में है नहीं बिकॉज पंजाब हैज़ अ यूनिकेमरल लेजिस्लेचर। तो 117 का 15% अगर हम निकालें, दैट टर्न्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 18, approximately 18, right? So it turns out to be approximately 17 और 18, यानी कि पंजाब में 18 से ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर। इसी तरह अगर हम से हरियाणा की एग्जांपल लें, हरियाणा में 90 MLAs होते हैं। सो 90 का 15% अगर हम निकालें, दैट टर्न्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 14। अपर राउंड ऑफ इसको जनरली कर लिया जाता है, यानी कि हरियाणा में चीफ मिनिस्टर को मिला के सारे मंत्री टोटल 14 से ऊपर नहीं हो सकते। सो दिस 15% रूल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 91st अमेंडमेंट। तो आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सो दिस 15% रूल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 91st अमेंडमेंट। थर्ड है एंटी डिफेक्शन प्रोविजन। देखिए, जो एंटी डिफेक्शन यानी कि जो अपनी पार्टी से डिफेक्ट करते हैं, दिस प्रोविजन वाज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय 52nd अमेंडमेंट। लेकिन इसमें एक चेंज किया गया था 91st अमेंडमेंट से। वो चेंज ये था कि अगर कोई एंटी डिफेक्शन प्रोविजन के तहत डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो वो मिनिस्टर भी अपॉइंट नहीं हो सकता, कैन नॉट बी अ मिनिस्टर एज वेल। Otherwise, there is a provision under Article 164 Clause 4 of the Constitution that even if a non-member becomes a minister, even a non-member can become a minister अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर हाउस में इलेक्ट हो जाए। यानी कि वैसे तो आपको स्टेट में अगर मिनिस्टर बनना है तो आइदर यू हैव टू बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट अंडर आर्टिकल 164 क्लॉज 4 इवन अ नॉन मेंबर कैन बिकम अ मिनिस्टर प्रोवाइडेड he or she gets elected to either house within 6 months of such appointment। और यही रूल यूनियन गवर्नमेंट में भी अप्लाई होता है। तो इसमें चेंज ये किया गया कि इस तरह से किसी नॉन मेंबर को मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता अगर वो डिसक्वालीफाइड है अंडर द एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस। सो दिस थिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 91st अमेंडमेंट। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। फोर्थ इज एक्सपैंडिंग द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी 42nd अमेंडमेंट से, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976, और उस वक्त कुल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस की गई थी। उसके बाद इसे सिर्फ एक ही बार एक्सपैंड किया गया है, विच इज़ बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिससे कि राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया था
और एक 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी, विच इज अ ड्यूटी अपॉन द पेरेंट्स और गार्डियंस टू सेंड और टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू देयर चिल्ड्रन फॉर एजुकेशन। यानी कि पेरेंट्स और गार्डियंस पे ड्यूटी डाली गई थी कि वो अपने बच्चों को एटलीस्ट स्कूल भेजें, बिकॉज नाउ इट इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ द चिल्ड्रन। तो एक ही बार फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी 86th अमेंडमेंट से, सो 91st अमेंडमेंट से नहीं। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 and 3 ओनली। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है एज वी जस्ट डिस्कस्ड। क्वेश्चन नंबर 3, in case of general elections, the model code of conduct for guidance of candidates and political parties comes immediately into effect after what? जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है जिसमें जो गवर्नमेंट है वो कोई भी मटेरियल बेनिफिट्स नहीं दे सकती वोटर्स को, या कोई भी बड़ा इलेक्टोरल प्रॉमिस नहीं कर सकती, या कोई बड़ी स्कीम इफेक्ट नहीं कर सकती, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इमीडिएटली कब अप्लाई होता है? नंबर 1, अनाउंसमेंट ऑफ शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस। नंबर 2, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। नंबर 3, on nomination filing of candidates has been over, और 4, when the president orders the same। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब इफेक्ट में आता है? जब शेड्यूल अनाउंस हो जाता है इलेक्शंस का उसी वक्त, या जब लोकसभा डिसॉल्व होती है तब, या फिर जब कैंडिडेट्स की नॉमिनेशन फाइलिंग बंद हो जाती है, या फिर जब राष्ट्रपति ऑर्डर करते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, इट इज़ ए, अनाउंसमेंट ऑफ द शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस। तो जिस दिन आप टीवी पर देखते हैं कि इलेक्शंस का शेड्यूल अनाउंस हो रहा है, चाहे वो लोकसभा इलेक्शंस हो, चाहे वो स्टेट असेंबली इलेक्शंस हो, फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इनटू पिक्चर, कम्स इनटू इफेक्ट, लीगली इट टेक्स इफेक्ट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया विच इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो चलो एक बात तो क्वेश्चन में ही बता दी कि डिलिमिटेशन कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि एक लॉ से बनी है, इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट द डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया? नंबर 1, इट इज सेटअप एवरी ईयर बाय द पार्लियामेंट। इसमें दो फैक्ट्स हैं, पहला एवरी ईयर, दूसरा बाय द पार्लियामेंट। सेकेंड, इट्स मैंडेट कंसर्न्स ओनली विद द बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज, इसमें भी दो कंपोनेंट्स हैं। Third, its orders are laid before the Lok Sabha and they cannot be modified by it. इसमें भी दो components हैं. So actually the question that you are seeing in front of you, इसमें see the questions are being asked these days are of this nature only. आपको बहुत direct question बहुत कम पूछे जा रहे हैं जिसमें आपको 4 में से एक ऑप्शन चूज करना है। Here you have 3 statements और 3 में भी टोटल 6 फैक्ट्स हैं, तो आपको वो सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए। एंड देन अगेन देयर इज अ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 and 2, 3 ओनली, 2 and 3, 1 and 3। सो वर्क आउट द आंसर, ट्राई टू वर्क आउट द आंसर। सी, इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज सेटअप एवरी ईयर बाय द पार्लियामेंट, एवरी ईयर इज रॉन्ग एंड बाय पार्लियामेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। इट इज सेटअप बाय प्रेसिडेंट, और वो हर साल सेटअप नहीं होती, आज तक टोटल 4 बार ही डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप हुई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड, इट्स मैंडेट कंसर्न्स ओनली विद द बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी। ये सिर्फ लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी ही नहीं बल्कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कंस्टिट्यूएंसी भी डिमार्केट करता है, तो ओनली वर्ड ना होता तो ये सही हो जाती। सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। इट्स ऑर्डर्स आर लेड बिफोर द लोकसभा एंड दे कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय इट, ये स्टेटमेंट सही है। लोकसभा के आगे इसकी रिकमेंडेशन रखी जाती है, इनफैक्ट रिकमेंडेशन नहीं, इसका डिसीजन रखा जाता है जस्ट फॉर डिस्कशन, बट इट कैन नॉट मॉडिफाई द डिसीजन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ओनली। सो डिलिमिटेशन कमीशन बनी थी डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट से। ये बाउंड्रीज ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूएंसी और लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी दोनों को डिमार्केट करती है, यानी कि बाउंड्रीज को चेंज करती है। बाउंड्रीज को चेंज करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हर जगह जो पॉपुलेशन है वो सेम नहीं रहती, बिकॉज ऑफ इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन हर जो कंस्टिट्यूएंसी है उसकी पॉपुलेशन चेंज होती रहती है। सो द बाउंड्रीज ऑल्सो कीप शिफ्टिंग। इसमें एक बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि ये रीऑर्गेनाइजेशन 2 तरह से होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब है कि अगर एक स्टेट में कुल 10 कंस्टिट्यूएंसीज हैं
और अगर हम 10 का नंबर बढ़ा रहे हैं, 10 के बढ़ाकर 11 या 12 कर रहे हैं, दिस इज नोन एज एक्सटर्नल रीऑर्गेनाइजेशन। ये करना अलाउड नहीं है, इस पर अभी फ्रीज लगा हुआ है। सो द ओवरऑल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज रिमेन्स द सेम। अगर पूरे इंडिया में 543 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज हैं तो वो 543 ही रहेंगी अंटिल 2026 सेंसस इज डन। उसके बाद डिलिमिटेशन दोबारा होगी। लेकिन एक स्टेट के अंदर अगर 10 कंस्टिट्यूएंसीज हैं तो उनकी जो इंटरनल बाउंड्री है वो चेंज हो सकती है, राइट। सो एक स्टेट के अंदर मान लीजिए उसकी 1 करोड़ पॉपुलेशन है उस स्टेट की, तो हर कंस्टिट्यूएंसी 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। और अगर उस स्टेट की पॉपुलेशन बढ़कर 1.5 करोड़ हो जाती है तो उस बाउंड्रीज को इस तरह से एडजस्ट किया जाएगा कि हर एक कंस्टिट्यूएंसी 15 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करे। सो इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड, बट एक्सटर्नल रीऑर्गेनाइजेशन अभी के लिए बैन की हुई है, राइट। उसके बाद इसकी रिपोर्ट लोकसभा को भेजी जाती है और इसमें मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं होती है। अभी तक सिर्फ 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बैठी है, 1952, 1963, 1973 एंड 2002। उसके बाद से इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नंबर 1, इट इज मैंडेटेड अंडर लॉ to hold elections at any time within 6 months before the 5-year term of Lok Sabha or Legislative Assembly expires। चाहे लोकसभा हो चाहे असेंबली हो, 6 महीने जब उसकी टर्म एक्सपायर हो जाए उसके 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कंडक्ट कराने जो इलेक्शन कमीशन उसकी जिम्मेदारी है। इट इज़ एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट। इट एडमिनिस्टर्स इलेक्शंस टू द लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज एंड प्रेजिडेंट एंड वाइस प्रेजिडेंट इन द कंट्री। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ये सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है। थर्ड, इट इज कॉमन टू बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑल ऑफ द अबव। द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। सो इट इज कॉमन एंड ऑटोनमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसमें आपको ये डाउट आ सकता है कि जो थर्ड स्टेटमेंट है वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, कि क्या ये बॉडी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए कॉमन है, बिकॉज वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो हैव स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो आपने ये याद रखना है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन सिर्फ और सिर्फ लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं अंडर द 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिससे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए गए थे। देयर आर स्टेट इलेक्शन कमीशंस, लेकिन उनका काम है सिर्फ पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शन कंडक्ट कराना। सो दोज आर स्टेट स्पेसिफिक। एज फार एज असेंबली इलेक्शंस, काउंसिल इलेक्शंस आर कंसर्न, उनके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही इलेक्शन कंडक्ट करती है। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6, उमेश सिन्हा कमेटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। उमेश सिन्हा कमेटी करीब 1 से 2 साल पहले न्यूज़ में रही और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं वो आपको राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तब से लेके अब तक के आपको पता होने चाहिए कि मेजर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कौन से हुए और उसमें कौन कौन सी कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। सो दिस इज़ अ रिलेटिवली वेरी लेटेस्ट कमेटी, 2019 में इसकी रिपोर्ट आई थी। ये किस चीज़ से रिलेटेड थी? नंबर 1, टू सेट अप पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री ऑफ ऑल लोन इंफॉर्मेशन। बी, सेक्शन 126 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। सी, ड्राफ्टिंग न्यू इलेक्टोरल रूल्स एंड डी, फंडिंग ड्यूरिंग द इलेक्शंस। तो किस इशू के ऊपर उमेश सिन्हा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी? एंड आई हैव गिवन यू अ हिंट ऑलरेडी, इट्स रिपोर्ट वाज सबमिटेड इन 2019। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, सेक्शन 126 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो क्या है सेक्शन 126 में? बेसिकली जब भी वोटिंग होती है तो उससे 48 आवर्स पहले बहुत वायलेशंस होती हैं। टू रेगुलेट द वायलेशन ड्यूरिंग द प्रोहिबिटरी पीरियड ऑफ 48 आवर्स बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पोल। तो उस टाइम के दौरान बहुत सारी जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं वो वायलेट किए जाते हैं, उन्हें कैसे रोका जाए, इस रिकमेंडेशन के लिए उमेश सिन्हा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। सो दैट इज कंटेन्ड इन सेक्शन 126 ऑफ RPA 1951। Question number 7. With regard to the first past the post system, which of the statements is correct? Correct statement कौन सी है इनमें से? Options are A, a candidate wins
if he or she gains more than 50% of the vote tally. Second, more than one candidate can be returned. Returned का यहाँ पे मतलब है कि वो जीत सकता है. Third, to be elected needs to secure the highest number of votes among the contestants. और D, none of the above. तो first past the post system क्या होता है? Even if आपने इस टर्म के बारे में कभी नहीं सुना है, actually this is the election model followed in India in direct elections. In direct elections, indirect elections नहीं, direct elections में जो follow होता है वो मॉडल. तो अगर आपने ये नहीं भी कभी सुना है तो टर्म से ही पता लग रहा है कि इसका मतलब क्या है. फर्स्ट पास द पोस्ट ये टर्म ली गई है रेस से. जो एथलेटिक्स में रेस होती है, स्प्रिंट जिसे हम कहते हैं, उसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फॉलो होता है. यानी कि एंड में एक विनिंग पोस्ट होती है, तो जो भी कैंडिडेट या जो भी रनर जो है वो सबसे पहले पोस्ट को क्रॉस करता है, ही और शी इज डिक्लेयर्ड अ विनर इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम टेकन टू रीच देयर. जैसे फॉर एग्जांपल एक 100 मीटर रेस में जो वर्ल्ड लेवल की चैंपियनशिप होती है, उसमें सारे के सारे जो विनर्स होते हैं दे आर अप्रॉक्सीमेटली नियर 10 सेकेंड्स, 9.5 to 10 सेकेंड्स के बीच में वो सभी रहते हैं. सो इट डज नॉट मैटर हाउ मच टाइम दे हैव टेकन. हो सकता है कि 12 सेकेंड में रेस पूरी करने वाला भी जीत जाए रेस को, बट द कंडीशन इज कि बाकी सभी लोगों ने रेस उसके बाद कंप्लीट की हो. दैट मीन्स फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब होता है कि जिस कैंडिडेट के सबसे ज़्यादा वोट होंगे वो जीतेगा. ये मैटर नहीं करता कि उसके वोट कितने हैं. जैसे कि अगर किसी कंस्टिट्यूएंसी में कुल 100 वोट्स हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसे जीतने के लिए 51 वोट्स चाहिए. इतना ही काफ़ी है कि अगर उसे 5 वोट भी पड़े हैं तो भी हो सकता है वो जीत जाए. लेकिन कंडीशन ये है कि किसी और कैंडिडेट को 5 या 5 से ज़्यादा वोट नहीं पड़े होने चाहिए. सो से इफ देयर आर 20 कैंडिडेट्स और 40 कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग दिस सीट, तो अगर सब में वोट डिवाइड हो जाए और सबसे ज़्यादा वोट वाला हो सिर्फ 5 वोट वाला कंटेस्टेंट, बाकी सब में किसी को 4 वोट्स, किसी को 3, किसी को 2, किसी को 1 और किसी को कोई वोट ना पड़ी हो, स्टिल द पर्सन हु हैज सिक्योर्ड जस्ट 5 वोट्स आउट ऑफ 100 विल बी डिक्लेयर्ड द विनर. तो मतलब टू बी इलेक्टेड needs to secure the highest number of votes among the contestants. This is the answer. First past the post system ये होता है कि आपकी वोट्स बाकियों से ज़्यादा होनी चाहिए. That is the only criteria. So this is the system we follow in direct elections like assembly constituency, Lok Sabha constituency. This is the system we follow there. क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा सा करंट रेलिवेंस वाला क्वेश्चन है, जस्ट लाइक द कमिटी क्वेश्चन. ये भी एक न्यूज़ थी जो पिछले 2-2.5 सालों से न्यूज़ में चल रहा है, 2-3 साल से. डी वोटर्स कौन होते हैं? हु आर डी वोटर्स? रिसेंटली इन द न्यूज़ दे बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ वोट्स? A, those who are declared a foreigner by special tribunals under the Foreigners Act. B, whose names have not been included in the National Register of Citizens or NRC. C, who lack proper citizenship documents and have been disenfranchised by the government. And D, none of the above. इनमें से किन वोटर्स को हम D वोटर्स कहते हैं? और ये थोड़ा सा recent phenomenon है, so you should get an idea. देखिए, डी वोटर्स का मतलब होता है डाउटफुल वोटर्स, डाउटफुल या फिर ड्यूबियस वोटर्स. तो जब से आसाम में और पूरे इंडिया में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रही है, तब से डी वोटर्स की बहुत न्यूज़ में रहे हैं. डी वोटर्स यानी कि ये वो वोटर्स होते हैं जिनके पास प्रॉपर सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट्स नहीं होते एंड दे हैव बीन डिसएनफ्रेंचाइज्ड बाय द गवर्नमेंट. सो दे आर डी वोटर्स, यानी कि दे आर डाउटफुल वोटर्स. इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके केसेस चल रहे हैं फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स में, राइट. इनको अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है. फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए गलत है, इसमें लिखा है दोज हु आर डिक्लेयर्ड ए फॉरेनर बाय द स्पेशल ट्राइब्यूनल्स. नो, इनको अभी फॉरेनर डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन इनका केस अभी फॉरेनर ट्राइब्यूनल में हो सकता है चल रहा हो. सो दे आर डाउटफुल. दैट इज वाई सी इज योर आंसर. तो ऐसे लोग जिनके पास सिटीजनशिप नहीं है फिलहाल, दे हैव टू प्रूव इट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट्स, दे आर नोन एज डी वोटर्स और डाउटफुल वोटर्स. सो this is short for dubious or doubtful. It's a category of voters disenfranchised by the government for alleged lack of proper citizenship documents. Some 2 lakh people got D-voter tag during the NRC process in Assam alone. Then question number 9, with reference to nota. जब भी elections की बात हो और nota की बात ना हो, this is not possible.
With reference to nota or none of the above option of electronic voting machines and ballot papers, consider the following statement. नोटा के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? 1. The citizens of India have the right to negative vote by exercising the nota option of EVMs and ballot papers. Second, in election, if nota gets the highest votes, then the election will be conducted again. Which of the following statements is correct? 1, 2, both of the statements or none of these? Yes. पहली स्टेटमेंट है कि इंडिया के सिटीजन्स को ये राइट है कि वो नोटा एक्सरसाइज कर सकते हैं एंड इट इज़ लाइक अ नेगेटिव वोट. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकंड, अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट्स पड़ जाएं तो क्या नोटा जीत जाएगा? इट्स लाइक द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है FPTP, उसमें हमने अभी किया कि जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट पड़ते हैं, चाहे उसको कितने भी कम पड़े हों लेकिन बाकियों से ज़्यादा पड़े हों, so दैट कैंडिडेट विंस. व्हाट हैपन्स इफ सबसे ज़्यादा वोट जीतने वाले कैंडिडेट से भी ज़्यादा वोट नोटा को पड़े हों? तो एक्चुअली में उससे कुछ नहीं होता है. इट डज़ नॉट हैव एनी इम्पैक्ट. यही इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि या तो अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट पड़ जाए तो उस कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शंस को नलीफाई किया जाना चाहिए और वहाँ पे दोबारा बाई इलेक्शंस होने चाहिए और जितने कैंडिडेट उस सीट से कंटेस्ट कर रहे थे उन सबको दोबारा उस सीट से टिकट नहीं दी जानी चाहिए. इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा लोग जो हैं उस कंस्टिट्यूएंसी के, वो किसी भी जो कंटेस्टेंट था उसमें किसी भी कंटेस्टेंट को वोट डालने के लिए रेडी नहीं थे. दैट मीन्स ऑल ऑफ दोज शुड नॉट बी अलाउड टू कंटेस्ट अगेन इन द सेम कंस्टिट्यूएंसी. लेकिन ये रिफॉर्म अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है. तो ये गलत है कि हाईएस्ट वोट अगर इसको मिल जाए तो इलेक्शन दोबारा होता है. नो, उसका कोई असर नहीं होता है. अगर नोटा को हाईएस्ट वोट्स पड़ जाए तो उसके बाद जिस कैंडिडेट को हाईएस्ट वोट्स पड़े होंगे दैट कैंडिडेट विल विन. तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा द करेक्ट स्टेटमेंट इज ओनली 1. सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सेकेंड स्टेटमेंट आपको आइडियली करेक्ट लग सकती है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन असल में ऐसा है नहीं. तो एग्जाम में कई बार ऐसा हो जाता है, बहुत आइडियल स्टेटमेंट्स दी होती हैं. तो अगर आप अपना दिमाग लगाएं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, यू मे मार्क अ रॉन्ग आंसर बिकॉज द क्वेश्चंस आर यूजुअली फैक्ट बेस्ड. तो आपको अपना ओपिनियन वहाँ पे नहीं देना होता है. वेदर द रूल इज देयर और इट इज़ नॉट देयर, यू हैव टू नो इट एंड ओनली देन यू शुड मार्क द आंसर. 10th क्वेश्चन. अब ये भी एक क्लासिक एग्जाम्पल है इसी चीज़ की कि आपको अपना दिमाग नहीं लगाना. यू हैव टू सी कि वो रूल्स में क्या लिखा हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस मे अमाउंट टू करप्ट प्रैक्टिस इन इलेक्शंस एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट. अब देखिए, अगर ये लाइन ना लिखी होती है एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, फिर तो सारी ही स्टेटमेंट्स आप अपनी मर्जी से सब्जेक्टिवली कह सकते थे कि हाँ ये भी करप्ट प्रैक्टिस है, ये भी करप्ट प्रैक्टिस है. लेकिन अब एक्ट के अंदर लिखी हुई हैं प्रैक्टिसेस, उनमें से जो प्रैक्टिसेस हैं सिर्फ वही आपने मार्क करनी है. फर्स्ट, कौन सी इनमें से करप्ट प्रैक्टिस है? नंबर 1, ऑफरिंग डिनर टू वोट फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट, यानी कि आप उसे एंटाइस करने की कोशिश कर रहे हो. 2, हायरिंग गवर्नमेंट व्हीकल फॉर द कैंपेनिंग. 3, अपीलिंग टू द नेशनल फ्लैग फॉर फर्दरिंग द प्रॉस्पेक्ट ऑफ अ कैंडिडेट, कि आप देश के झंडे की सलामती चाहते हो तो इसी कैंडिडेट को वोट करो, समथिंग लाइक दिस. 4th, एजेंट ऑफ द कैंडिडेट ऑफरिंग फ्री लिफ्ट टू द पोलिंग स्टेशन, कि पोलिंग स्टेशन तक आपको फ्री छोड़ के आएंगे, वहाँ से लेके आएंगे, आप वोट इनको डालिए. 5th, यूज ऑफ कास्ट एंड लैंग्वेज टू कैनवस वोट्स. इनमें से कौन कौन सी करप्ट प्रैक्टिसेस के परव्यू में आते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ दीज. ऑल आर करेक्ट. ये पांचों चीज़ों में से अगर आप कुछ भी करते हुए पाए जाते हो देन एक इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस का केस आपके अगेंस्ट दर्ज होगा अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. तो ये सारी की सारी चीज़ें, प्रमोशन ऑफ हेट्रेड फॉर कैंपेनिंग, यूज ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, अपीलिंग टू नेशनल सिंबल्स, यूजेज ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल्स, फॉल्स एलिगेशन अगेंस्ट द अपोनेंट और स्पेंडिंग मनी मोर देन व्हाट इज अलाउड, ये सारी चीज़ें ऑफेंस हैं अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 under the section 123 of representation of people act 1951. so these were some multiple choice questions on electoral reforms. अगर आपने खुद को टेस्ट किया है और आप इसमें से 7 या 7 से कम क्वेश्चन आंसर कर पाए हैं, आई वुड से यू कैन डिवाइड योर सेल्फ इन 3 कैटेगरीज. अगर आप 5 या 5 से कम क्वेश्चन आंसर कर पाए हैं देन यू नीड टू वर्क रियली हार्ड ऑन योर पॉलिटी, स्पेशली ऑन इलेक्टोरल सिस्टम. अगर आप 6 या 7 क्वेश्चन आंसर कर पाए हैं यू आर एट अ मॉडरेट लेवल, और अगर आप 8+ क्वेश्चंस सॉल्व कर पाए हैं देन यू आर रियली गुड एट पॉलिटी. अगर आप ऐसे ही और हाई क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं यू कैन जॉइन अ टेस्ट सीरीज फॉर वेरियस स्टेट एग्जाम्स बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड ऑल दोज क्वेश्चंस विल बी प्रोवाइडेड टू यू अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशंस एज वेल. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको पसंद आई हो प्लीज़ लाइक,
subscribe to our channel and press the bell icon so that whenever we post these videos daily, you get the notification. Thank you and have a nice day.